हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कॉस नियम का अनुप्रयोग, और उस अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था कि पहला अनुप्रयोग पढ़ा था अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उस अनुप्रयोग का नाम है अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आइए देखिए, समझते हैं इसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से कि आखिर तीव्रता किसी समतल प्लेट के कारण कैसे निकलती है। तो मान लीजिए ये कोई प्लेट है, मान लीजिए कोई समतल प्लेट है, और ये कोई प्लेट है, और जब इस प्लेट का नाम है ए बी, इस प्लेट का नाम है ए बी सी बी, इस प्लेट का नाम क्या है ए बी सी बी। जब इस प्लेट को क्यू आवेश दिया जाता है, कितना आवेश? क्यू आवेश, तो वो संपूर्ण प्लेट पर वितरित हो जाता है धनावेश के रूप में। वो संपूर्ण प्लेट पर धनावेश के रूप में बट जाता है। अब हमें करना क्या है कि हमें प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम आगे इसके क्या करेंगे, इस प्लेट के बीचों बीच में एक बिंदु मान लेंगे O। इस बिंदु का नाम क्या है? O। इस O बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु लेंगे P। कौन सा बिंदु लेंगे? R दूरी पर एक बिंदु लेंगे P। कौन सा बिंदु लेंगे? P। इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, और इस P बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस O बिंदु के दूसरी ओर इतनी ही दूरी पर, R दूरी पर, इतनी ही दूरी पर, बिंदु O के दूसरी ओर इतनी ही R दूरी पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं P डैश। कौन सा बिंदु ले लेते हैं? P डैश। इधर लेते हैं बिंदु P और इधर लेते हैं बिंदु P डैश। इधर लेते हैं बिंदु P और इधर लेते हैं बिंदु P डैश। अब हम क्या करेंगे, अब हम P और P डैश को, अब हम P और P डैश को, P और P डैश को अक्ष मान लेंगे। P और P डैश को अक्ष मान करके बेलनाकार अवरोही पृष्ठ खींचेंगे। उस बेलनाकार अवरोही पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो इसको पढ़ा लीजिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा, अब हम, हमारे पास बेलनाकार अवरोही पृष्ठ हमने खींचा है, तो हमारे पास दो वृत्तीय भाग, दो वृत्तीय पृष्ठ हैं। एक वृत्तीय पृष्ठ इधर है जिस पर बिंदु P स्थित है, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ इधर है जिस पर बिंदु P डैश स्थित है। तो बिंदु P पर जो वृत्तीय पृष्ठ के कारण क्षेत्रफल होगा छोटे से भाग का, उसकी दिशा होगी इस तरफ, उसकी दिशा होगी इस तरफ dA, और प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी भी दिशा होगी इसी तरफ। यानी कि लघु भाग के कारण जो क्षेत्रफल dA की दिशा होगी वो इधर होगी, और प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र दिशा होगी वो भी इधर ही होगी, यानी सेम डायरेक्शन में होगी। इसी प्रकार इधर भी होगा, बिंदु P डैश के हम आते इस वाले वृत्तीय पृष्ठ पे, तो इधर भी यही होगा, इधर भी, इधर dA की दिशा होगी और इधर ही वेक्टर E की दिशा होगी। ठीक है, और इस बेलनाकार भाग पे, इस बिंदु पे, यानी कि वक्रीय पृष्ठ पे, इस वक्रीय पृष्ठ पे हम एक दूसरा बिंदु लेंगे। यहाँ पे कोई बिंदु लेंगे हम Q। तो जब बिंदु हम Q लेंगे तो इस पे dA ऊपर की ओर होगा और E इधर होगा, dA ऊपर की ओर होगा और E इधर होगा। इसके बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री का।
अब यहीं पे आपको एक बात और समझ लेनी है कि इस बिंदु P पे जो E और DA की दिशा है वो सेम डायरेक्शन में, इसके इनके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा। जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि जीरो, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक इसी प्रकार बिंदु P डैश पे इधर भी E और DA सेम डायरेक्शन में, इनके बीच कोई कोण नहीं है, तो कोई कोण नहीं है तो E और DA के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। लेकिन बिंदु Q पे यानी वक्रीय पृष्ठ पे, वक्रीय भाग पे बिंदु Q स्थित है, यहाँ पे E और DA के बीच 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पे कितना कोण है, 90 डिग्री का। तो अब जब आप ये चित्र एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि हर डेरिवेशन में चित्र बनाने के बाद उसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो माना कोई समतल प्लेट है, माना कोई समतल प्लेट ABCD है, माना कोई समतल प्लेट ABCD है। जब इस प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है तो आवेश प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर इस प्लेट के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं तथा O के दूसरी तरफ उतनी ही R दूरी पर एक दूसरा बिंदु P डैश लेते हैं। फिर हम बिंदु P और P डैश से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P और P डैश से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर E और DA एक ही दिशा में है तथा बिंदु P डैश पर भी E और DA एक ही दिशा में है, उनके बीच 0 डिग्री का कोण है तथा वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q पर E और DA के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और आते हैं डेरिवेशन पे। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम देख पा रहे हैं कि O से P और P डैश जो बेलन के वृत्तीय भाग हैं, जिसमें बिंदु एक वृत्तीय भाग में बिंदु P स्थित है और दूसरे वृत्तीय भाग में बिंदु P डैश स्थित है। तो जो बेलन के वृत्तीय भाग हैं जिन पर बिंदु P और P डैश स्थित है वो O से समान दूरी पर है। इधर की भी दूरी R है, O से P तक की, और O से P डैश तक की दूरी भी R है। अब क्योंकि दूरियां समान हैं इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा, और जब वैद्युत क्षेत्र समान होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी समान होगा, तो वैद्युत फ्लक्स भी समान होगा। तो हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे दोनों वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर बिंदु P पे हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम यूज करेंगे d phi p बराबर, बिंदु P डैश पे निकालेंगे तो हम यूज करेंगे d phi p डैश। दोनों को हमने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि अभी आपको इसका कारण बताया गया है, क्योंकि इनकी दूरियां समान है, दूरियां समान होने के कारण वैद्युत क्षेत्र समान होगा और फिर वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स समान होगा। सूत्र क्या होता है, E डॉट dA बराबर E dA cos थीटा। अब हम देखेंगे कि P और P डैश पे E और DA के बीच कितना कोण है, कोई कोण नहीं है, 0 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब d phi p बराबर d phi p डैश का मान क्या आएगा, का मान आएगा EDA। इसका मान क्या आएगा, EDA आएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब हम आते हैं इस तरफ। अब बिंदु P और P डैश की बात हो गई, अब कौन बचा, बिंदु Q बचा। अब जैसे हमें बिंदु P और P डैश पे वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक उसी प्रकार से हम बिंदु Q पे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो बिंदु Q पे यहां पे लिखेंगे वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d phi बेस में क्यों रहेगा, बेस में क्यों इसलिए है क्योंकि हम
बिंदु क्यू पे निकाल रहे हैं वैध उत्तर बराबर ई डॉट डी ए। तो आप लोग इतना जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब आगे हम देखते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया है कि डी फाई क्यू बराबर क्या आया है, ई डॉट डी ए आया है। तो फार्मूला वही लगेगा, ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब हम बिंदु क्यू पे देखेंगे कि थीटा का मान क्या है। तो बिंदु क्यू पे अभी पहले भी आपको बताया गया था चित्र बनाते समय कि बिंदु क्यू पे आप देख भी पा रहे थे कि ई और डी ए इनके बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो थीटा क्या है, 90 डिग्री लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके बाद आपको यहां से लिखना है डी फाई को बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री, डी फाई को बराबर ई डी ए और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो डी फाई क्यों ये पूरा क्या आ जाएगा, डी फाई क्यू का मान आ जाएगा 0। इसको आप मान सकते हैं समीकरण 2, क्या मान सकते हैं, समीकरण 2, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, अब हम लोगों ने बिंदु P पे फ्लक्स निकाल लिया, बिंदु P डैश फ्लक्स निकाल लिया, बिंदु Q पे फ्लक्स निकाल लिया। अब आती है पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा। अब इस बात की बारी आती है, या हमें इस बात पे अपना ध्यान केंद्रित करना है कि आखिर पूरे चित्र के कारण या पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे निकलेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर डी यूज नहीं होगा, जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो डी फाई ई ना लिख करके हम फाई ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फाई ई, लिखा गया फाई ई। और जिन जिन बिंदुओं पे हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला था उनको जोड़ के उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बिंदु P पे डी फाई P का मान क्या आया था, ई डी ए। बिंदु Q पे डी फाई P का मान क्या आया था, ई डी ए, सॉरी बिंदु P पे आया था ई डी ए, ये बिंदु P डैश पे आया था ई डी ए, और बिंदु Q पे क्या आया था, 0, क्या आया था, 0। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स बिंदु P के कारण है। इसके बाद आप लोग फिर से देख लीजिए, पहले हम निकालेंगे डी फाई P के कारण, फिर डी फाई P डैश के कारण, फिर डी फाई क्यू के कारण, ठीक है। तो अब डी फाई P, डी फाई P डैश, डी फाई क्यू, ये दोनों का मान आपको समीकरण 1 से मिल जाएगा और डी फाई क्यू का मान आपको समीकरण 2 से मिल जाएगा। तो इसको आप मान लीजिए, या इसको आप कुछ न मानिए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से डी फाई P तथा डी फाई P डैश का और समीकरण 2 से डी फाई क्यू का मान रखने पर, ठीक है। तो आप लोग इतना जो है नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताया जाए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब इसके आगे हम देखते हैं।
5e बराबर, अब समीकरण 1 में d5e का मान कितना आया था, सभी को याद होगा, e dA आया था, और समीकरण 2 में d5p' का मान भी यही था, सॉरी 1 में d5p और d5p' इन दोनों के मान समीकरण एक ही में थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर थे। तो दोनों का मान e dA आया था, d5q इसका मान समीकरण 2 में था, इसका मान और इसका मान समीकरण 1 में था, जो कि e dA आया था, d5q का मान 0 था, जो कि समीकरण 2 में आया था। तो 5e बराबर, अब इंटीग्रेशन हमेशा उसी का होता है जिसके साथ स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी किसके साथ में है, ए के साथ में है। ए इंटीग्रेशन का जो साइन है डी उसके अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि ए जो है वो डी के साथ में है, और ई कहाँ रहेगा, ई बाहर आ जाएगा। इसमें भी वही होगा, और इसका पूरा 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो 5e बराबर ई, और dA का क्या आएगा, इंटीग्रेशन a आएगा, प्लस ई dA का क्या आएगा, a आएगा इंटीग्रेशन। अब 5e बराबर e और e में कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। अब यहां से गॉस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। फाइव बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e, ठीक है, बराबर 2e। इधर देखिए, क्या आया है ये, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है q और a, यानी कि q अपॉन a के बराबर होगा सिग्मा के, किसके बराबर होगा, सिग्मा के। क्यों बराबर होगा, q अपॉन a बराबर होगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। यह आपको याद रखना है कि जो q अपॉन a होता है, q अपॉन a बराबर होता है सिग्मा। q अपॉन a बराबर क्या होता है, सिग्मा, जो कि होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है कि जब किसी चालक प्लेट को, जब किसी समतल चालक प्लेट को हम आवेश देते हैं, तो उस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है, उस आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो सिग्मा होता है, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जब किसी समतल चालक प्लेट पे जब हम आवेश देते हैं, तो वो आवेश उस प्लेट पे समान रूप से वितरित हो जाता है। तो उस स्थिति में प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है, वो आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाती है, ठीक है। या कम शब्दों में आप बोल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो q अपॉन a किसके बराबर होगा, सिग्मा के। तो e बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक बच्चों। और ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।